नमस्कार दोस्तों जी, जो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी लाइव वीडियो है, पहली बार हम लोग कर रही है। ठीक है, तो बहुत दिनों से प्लानिंग चल रहा था कि क्लासेस चालू करवा ले, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस हो नहीं पा रही थी। तो अभी कुछ टाइम के बाद क्लासेस शुरू करने वाले, तो मैंने सोचा कि उसके पहले एक डेमो क्लास दे देते हैं। तो जिसको अगर ये करना है, हमसे क्लासेस लेना है, तो वो ले सकता है। ठीक है, एक आर्ट का छोटा सा एक डेमो क्लासेस रहेगा, उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि आर्ट में काम कैसे किया जाता है। आर्ट के इंटरफेस के बारे में हम नहीं बताएंगे, इंटरफेस सबको पता है। सब लोग 2018 का ये आर्ट जो है वो चलाते हैं। मेरे हिसाब से ऑलरेडी आप लोग के पास लास्ट वाला अपडेटेड वाला वर्जन होगा, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। यहाँ पे मैंने नहीं, आपको नहीं दिख रहा है वो ना। 18.2.1 का ये लास्ट अपडेट है, 18 का। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं स्क्रीन थोड़ा सा आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि जिस फोटो पे हम लोग काम करने वाले हैं वो फोटो भी हमने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आइडिया, विंडो, यस, ये ओके। ये जो फोटो है, ये इसकी हम लोग 3D बनाएंगे आज आर्टकम में, कि इसकी आर्टकम में 3D कैसे बनती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फोटो हमने ये इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। तो इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा फोटो होता है, तो उसको पहले सीधा कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अगर किसी को मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही है, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, तो अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको भी समझ में आ रहा है क्या नहीं क्या नहीं। और सचिन जी बीच बीच में टोका कीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो मेरे को भी समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ये जो फोटो हमने डाउनलोड किया है, ये तो हमने इंटरनेट से निकाला है, प्रिंटिस से फोटो निकाला है। प्रिंटिस के ऊपर ऐसे बहुत सारे फोटो अवेलेबल है, तो वहां से भी आप लेके प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये फोटो को मैं कट कर देता हूँ। फोटो को कट करने के बाद में मैं यहाँ पे जरा फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप की भी मैं स्क्रीन आपको शेयर करूंगा, तो थोड़ा ओपन होने दो। ठीक है, इसको फोटोशॉप में पहले सीधा कैसे कर लेते हैं उसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद में उसको आर्टकैम में इंपोर्ट करके काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने राइट बटन क्लिक करके फोटोशॉप में ओपन कर लिया। फोटोशॉप जो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है फोटोशॉप की। तो अभी इसको हमने फोटोशॉप में ले लिया था, अभी पहले इसको फोटोशॉप में सीधा कर लेंगे। तो फोटोशॉप में सीधा करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाने का, यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप लेफ्ट बटन अगर दबा के रखते हैं तो यहाँ पे प्रेजिटिव क्रॉप टूल्स ये आता है। इसको हम लोग सिलेक्ट करके ये जो लाइन है इसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ से ये लाइन को हमने यहाँ पे फॉलो किया यहाँ तक, बाद में यहाँ तक फॉलो कर लिया, और ये जो सीधी लाइन जा रही है यहाँ तक सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, इतना फॉलो कर लिया, उसके बाद में एंटर दबाया, ये फोटो हमारा सीधा हो गया। तो फोटो सीधा हो जाने के बाद इसको हम लोग कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के इसको सेव कर लेंगे हम लोग। जेपीजी में ही सेव कर रहा हूँ मैं, तो जेपीजी में सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जेपीजी सेव कर लेता हूँ। ओके ओके, फोटोशॉप को कर देता हूँ मैं क्लोज। अभी फोटोशॉप का हमारे पास कुछ काम नहीं। अभी ये फोटो हमारे पास ओपन हो गई। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को एग्जैक्टली साइज पता नहीं लगता कि क्या साइज है फोटो की। ये अगर फोटो देखते हैं तो एग्जैक्टली साइज का पता नहीं लगता कि आर्टकैम में क्या हिसाब से हम लोग साइज लें। ठीक है, कि इसका रेशियो कभी क्या होता है, विड्थ ज्यादा हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है। तो लेंथ ज्यादा हो गई, विड्थ कम हो गई, तो वो फोटो वहां पे बिठाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हमने सीधा कर लिया, अभी फोटो को आर्टकैम में बिठाएंगे कैसे एक्चुअल साइज में। तो इसको हम लोग क्या करना, राइट बटन क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पहले हम लोग चेक कर लेना कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, उसके बाद में प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में ये जनरल इंफॉर्मेशन है इसका, यहाँ पे डिटेल्स है। तो डिटेल्स भी यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये डायमेंशन है। आपको अगर आपको दिख रहा है तो ये डायमेंशन है। सचिन जी दिख रहा है ना बराबर? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये डायमेंशन है 301/723। तो ये थोड़ा बड़ा साइज है, 1 फीट बाय कम से कम 2.5 फीट तक चला गया ये। तो हम लोग इतना नहीं लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली अपने को पता लग गया कि इसका साइज ये है। तो आर्टकैम में आपको एग्जैक्टली साइज डालने के लिए तकलीफ नहीं होगा।
तो मैं इसको विंडो को थोड़ा दूसरी विंडो पे दूसरा स्क्रीन पे कर लेता हूँ और आर्टकैम को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आर्टकैम में मैं उसको ओपन करूंगा, न्यू मॉडल में चला जाऊंगा। न्यू मॉडल में जाने के बाद में हमारी जो विड्थ है 301 और इसकी हाइट जो है 723। ठीक है, अभी सबसे पहले ये इंटरफेस ओपन हो गया, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग 99% लोग एक ही प्रॉब्लम करते हैं कि जैसे मशीन वाले ने बताया वैसे ही हम लोग काम करते हैं। क्या मशीन वाला क्या बताता है हर बार कि भाई हमारी मशीन की साइज 8x4 है, 8x4 है, तो उसके हिसाब से ही लेना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे आर्टकैम में चले जाते हैं, न्यू मॉडल चले गए, यहाँ पे इंचेस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डाल दिया 48 और यहाँ पे कर दिया 96, बस इतना कर लिया, इतना बड़ा पैनल लेके काम करते हैं। तो रेजुलेशन तो फुल रहता है, लेकिन डिजाइन का क्या है ना, डिजाइन की क्वालिटी बड़ी कम हो जाती है, आपकी डिजाइन की क्वालिटी बड़ी कम हो जाती है। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए। आप मशीन को कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, मशीन कहीं से भी चल सकती है। मशीन का वर्किंग एरिया 8x4 का है, तो 8x4 के अंदर मशीन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी एंड कर सकते हो आप, लेकिन 4x8 के अंदर। तो आप पूरा साइज मत लिया करो, पूरा साइज लेने को दीजिए, रेजुलेशन जो होता है वो डिजाइन का डाउन होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका डिजाइन का क्वालिटी अच्छा होता है, हम जो भी डिजाइन करते हैं उसका क्वालिटी सही नहीं होता। तो ये बड़ा इशू होता है। तो ये प्रॉब्लम हमने आपको यही बता दी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के आने वाले टाइम में, तो आपको समझ में आएगा। तो हम जो सब्जेक्ट पे थे रिटर्न आते हैं, तो हमारे जो साइज था 301 और 723, रेजुलेशन हमेशा फुल रखेंगे। देखो आर्टकैम का फंडा एक है, जैसा दिखेगा वैसा डिजाइन का आउटपुट आएगा। आर्टकैम में अगर डिजाइन खराब दिख रही है तो डिजाइन आउटपुट भी खराब ही आएगा। तो यही याद रखना है कि रेजुलेशन हमेशा फुल रखना है। हाँ, लेकिन आर्टकैम 8, आर्टकैम 7, आर्टकैम 9, 11 इनको ज्यादा ग्राफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लो ग्राफिक्स के साथ सॉफ्टवेयर है। आर्टकैम 18 में क्या प्रॉब्लम है, ये लाइव ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, इसकी वजह से इसको ग्राफिक्स थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इतने हमने साइज डाल ली, हमारा फुल कर लिया। रेजुलेशन हमारा फुल होने के बाद में आप ओरिजिन किधर भी कर सकते हो, ओरिजिन की प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड करो, राइट करो, सेंटर करो, टॉप करो, बॉटम करो, ये ना आपको जैसे लगेगा वैसा, हमेशा लेफ्ट साइड कॉर्नर में ओरिजिन रहेंगे। ओके करवा देते हैं। ओके करने के बाद ये हमारा आर्टकैम का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आर्टकैम का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, अभी सबसे पहले इमेज को हमें इंपोर्ट करना है। कुछ लोग क्या करते, हाँ हेलो सर जी, 2018 के अंदर 4 GB ग्राफिक्स कार्ड इनफ हो जाएगा क्या? इनफ है, इनफ है, 4 GB ग्राफिक्स इनफ है, थैंक यू। 4 GB चलता। ओके, तो ये अपना इंटरफेस ओपन हो गया। इंटरफेस ओपन होने के बाद में बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही डिजाइन को लेते हैं, समझ लो ये फोटो है, डायरेक्टली राइट बटन क्लिक करते, ओपन विद आर्टकैम कर लेते हैं इसको। तो आर्टकैम डायरेक्टली ऐसा जब भी ओपन करते हैं तो ये परफेक्टली ओपन नहीं होता। बहुत लोगों की प्रॉब्लम यही है कि डायरेक्टली ओपन करते हैं इमेज को। इमेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे तो साइज पूछ रहा है, ठीक है, साइज पूछने के बाद हमने इसको mm में कर लिया, इंचेस में कर लिया, जो भी है, तो ये यहाँ पे परफेक्टली नहीं आता, ठीक है। इसलिए हम इसमें काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसमें काम करने के लिए तकलीफ होता है। इसकी क्या तकलीफ होती है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अभी नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा मीटिंग ना। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग आर्टकैम को ओपन करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं रिलीफ में, रिलीफ में जाके इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में जो हमने अभी इमेज बनाई थी आ गई, डेस्कटॉप पे थी ना, हाँ, डेस्कटॉप पे इमेज को हमने सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो देखो इमेज जितना मैंने साइज दिया उतना साइज में इमेज हमारी परफेक्ट बैठ गई। तो हमें कुछ कम नहीं करना पड़ा, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे कभी भी आर्टकैम बंद नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि इमेज की साइज के हिसाब से काम करना है। अगर इमेज की साइज समझ लो बड़ी है तो उसको हम लोग बाद में कम कर सकते हैं। तो उसका कम करने का ऑप्शन भी मैं अभी बता देता हूँ आपको ना। हाँ, अभी देखो हमने तो वीडियो स्टार्ट कर दिया इतना बड़ा, और स्टार्टिंग में ही हम लोग से एक गलती हो गया। हम लोग कर रहे थे इंचेस में काम और ये था mm में, बराबर है। तो अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको mm में कन्वर्ट करवा लेते, सॉरी, इसको पहले मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे इसको mm में करवा लेता हूँ। ये mm हो गया। और इसके बाद में इसकी मैं साइज अभी कम करवाता हूँ। यहाँ से 301 का काम था तो 723 हो गया।
तो हम इससे भी थोड़ा सा कम करेंगे कि 1 फीट की बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्नामेंट बहुत छोटा है, 6 इंच के अंदर बैठता है। तो नॉर्मली मैं इसको 200 करवा देता हूँ, 200, और इसका 500 mm या 480 mm तक ही जाएगा, तो इसको मैं ओके करवा देता हूँ। देखो अभी हमने साइज कम कर लिया, तो रेजुलेशन में कभी कभी फर्क पड़ता है, कभी कभी फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग चले गए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर चले गए तो एक बार यहाँ पे एडजस्ट रेजुलेशन, इसको हम लोग ऑलरेडी फुल, मेरा ऑलरेडी फुल था, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम किया, तो मुझे लगा शायद कम हो सकता है, लेकिन कम हुआ नहीं है, तो मैं उसको उतना ही रखूंगा, ओके करवा दूंगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये मेन डिजाइन का बेस है। अगर ये आपका परफेक्ट नहीं बना, आगे चल के आपकी डिजाइन आपको करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। इसलिए हम पहले से आपको बता रहे हैं कि बेस क्या होना चाहिए। तो ये बेस परफेक्ट हो गया। अभी हम लोग जाएंगे 2D व्यू में। 2D व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए रिलीफ प्रीव्यू दिखता है, तो F10 दबा के रिलीफ प्रीव्यू अपना दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीफ प्रीव्यू को हमने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेरी थोड़ी सी इस साइड में क्या हो गया ना, इस साइड में देखिए, अगर माउस अगर आपको दिख रहा है थोड़ा जगह ज्यादा छूट गया, तो मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका सकता हूँ। तो इसको खिसकाने के लिए वापस मैं 3D प्रीव्यू में जाऊंगा, इसको मैं कुकी कटर से कट करूंगा और हल्का सा यहाँ पे इसको मूव कर लूंगा, डायरेक्शन में सेंटर में आएगा। इसको पेस्ट करवा देता हूँ, बाहर का एरिया डिलीट हो जाएगा। ओके ओके, अभी ये हमारा आ गया। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ओके फाइन, अभी अभी हम लोग इसका 2D करने वाले हैं। तो 2D करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले डिजाइन को समझो। आप डिजाइन को जब भी आप शुरू करना है, तो एक डिजाइन का पर्पस होगा कि डिजाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है। देखो पेड़ पे अगर चढ़ना है तो आप नीचे से चढ़ोगे, डायरेक्टली ऊपर से सीढ़ी लगा के ऊपर से पेड़ पे चढ़ोगे तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग नीचे से चढ़ेंगे। जब भी डिजाइन पे आपको अगर काम करना है, तो ये डिजाइन का नीचे का बेस है। तो क्यों नीचे का बेस पकड़ेंगे, यहाँ से डिजाइन नीचे का बेस पकड़ेंगे, उसके अंदर से ये पत्ती निकल रही है, उसके साइड से ये पत्ती निकल रही है, उसके बाद में ये पत्ती एक दूसरे से निकल रही है। तो हम शुरुआत उधर से करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए कहाँ से भी लाइन वर्क नहीं करना है। अगर हम समझ लो, यहाँ से हमने लाइन वर्क अगर करना शुरू कर दिया, बाई सपोज ऐसा पकड़ो, यहाँ से मैंने लाइन वर्क करना शुरू कर दिया और यहाँ पे लाइन वर्क आके मैंने छोड़ दी, एक फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दी, और दूसरी लाइन वर्क करते करते मैंने यहाँ पे भी लाइन वर्क कर दिया, यहाँ पे भी लाइन वर्क कर दिया, यहाँ पे। तो बाद में ये लाइन वर्क को है ना, मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा कि इधर करो, थोड़ा इधर करो। तो इसकी वजह से मैं नीचे से शुरुआत करूंगा कि मुझे बार बार लाइन वर्क एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा। और सबसे पहली बात, 3D डिजाइन अगर आप करते हैं, आपका लाइन वर्क अगर परफेक्ट है, तो आपका 3D इजीली बन जाएगा। मेन सारा खेल लाइन वर्क के ऊपर है। और देखो जैसा फोटो दिख रहा है, थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि 100% तो बन नहीं सकता। कोशिश करना है कि भाई 90%, 95% तक हम पहुंच जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमारा काम निकल जाए, इनफ है हमारे लिए। ठीक है, तो अभी इसका लाइन वर्क के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लाइन वर्क के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे राउंड बनेगा, फिर ये राउंड से ऐसे बाहर वेक्टर निकलेंगे। तो वेक्टर कहाँ तक गए हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, पहले देखो हम लाइन वर्क करते हैं ना, ये लाइन से नहीं करते हम लोग। बहुत लोग क्या करते हैं, ये लाइन को ऐसा पकड़ के यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करके, बाद में इसको एन बटन दबा के फिर इसको ऐसा स्मूथ करके फिर एडजस्ट करते बैठते हैं। ये वाला ये, तो ये मुझे एडजस्ट करना है, फिर इसको इधर एडजस्ट करना है। वापस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, देखो यहाँ पे डबल हो गया, तो इसको डी बटन दबा के, डी से एक जो नोड पॉइंट होता है उससे डिलीट होता है, उसका शॉर्टकट डी है, तो डी बटन दबाया, ये कट हो गया। फिर मैंने इसको एस किया, स्मूथ किया। तो ये जो सारा है ना, मुझे बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। कितना टाइम जाएगा एक को, अगर हम इतना टाइम लगाएंगे सारे वेक्टर को कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम ये नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करवा देते हैं। तो हम आर्च ही सिलेक्ट करेंगे, हम आर्च से ही काम करेंगे। आर्च से काम करेंगे तो हमें बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से लेकर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, फिर ये इसको उसके अंदर दिखाता हूँ। ठीक है,
देखो अपना अपना तरीका है, आपको जहां से ही इमेज समझ में आई वहां से आप शुरुआत करना, ठीक है ना। मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि वहां से शुरुआत करें। क्या पता आपका आइडिया इससे मेरे से भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक आर्च क्रिएट कर दिया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे मैं आ गया, चौथा इधर, एक मैं इधर आ गया और एक मैंने यहाँ तक क्रिएट कर लिया, ठीक है। इतने मेरे क्रिएट कर लिए, सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। जे बटन दे हुआ है, जे मीन्स ज्वाइन के लिए होता है, ठीक है। जे शॉर्टकट है, जे, ठीक है। टॉलरेंस 0.025 रखना है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, ज्वाइन करने के बाद एक दिखेगा। अगर इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट दिखाते नंबर ऑफ वेक्टर आफ्टर ज्वाइन के बाद, तो समझ लेना कि 2 वेक्टर बाई ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वेक्टर है, ज्वाइन करने के बाद एक वेक्टर दिखेगा, मतलब सब ज्वाइन हो रहा है। ज्वाइन कर लिया, इससे समझ में आता है हमारे कितने वेक्टर बाकी है ज्वाइन करने के, नहीं तो फिर वो समझ में नहीं आता कि कितने वेक्टर ज्वाइन हुए नहीं हुए। इनको सिलेक्ट किया, एन बटन दबाया, एन फॉर नॉट एडिटिंग, यहाँ से भी ले सकते हैं हम लोग, एन बटन दबा के से ले सकते हैं। उसके बाद में स्मूथ, स्मूथ के लिए हम लोग एस दबाना है, राइट बटन क्लिक करके भी हम लोग यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, एस बटन। जितना ज्यादा आप आर्टकैम में शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी डिजाइन आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ से, यहाँ से, ओके, यहाँ से इसको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। देखो लाइन वर्क, जो पीछे का जो लाइन वर्क दिया है वो सिर्फ रेफरेंस लाइन वर्क है, अपने हिसाब से कितना अच्छा दिख रहा है वो आप उसके हिसाब से बना लेना, ठीक है। मुझे लग रहा है हाँ ओके ठीक है, इतना ठीक है, मुझे लग रहा है इतना ठीक है, अभी सही है, ठीक है। मैं अगेन दूसरा लूंगा, यहाँ से शुरुआत करूंगा, यहाँ से आऊंगा मैं यहाँ तक, यहाँ से, और ये यहाँ तक लेके आना है। अभी ये यहाँ तक क्यों लेके आओगा उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं। देखो आर्टकैम में अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हो, आर्टकैम में जितना भी 3D डिजाइन हम करते हैं 95% हम लोग टू रेल स्विफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं उसको, टू रेल स्विफ्ट से ही काम होता है पूरा। ये शेप एडिटर हो गया, उसके बाद में काउंटर ब्लेंड हो गया, उसके बाद में जो भी बाकी ऑप्शन हो गए, एक्सट्रूड कमांड हो गए, ये थोड़े बहुत 1-2% यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है अपना टू रेल स्विफ्ट। तो आपकी लाइनिंग अगर पहले से सही बन गई तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगा। अगेन मैंने एज दबा के इसको स्मूथ कर लिया, इसको एडजस्टमेंट कर लिया, यहाँ पे भी मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, यहाँ पे भी, और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके, तो थोड़ा सा मुझे राउंड सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं मैन्युअली इसको सही करवा लूंगा। अगर चाहो तो मैं बंद करके देख लूंगा। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ लेंगे, यहाँ पे ओके ठीक है, यहाँ पे हाँ। तो अभी मैं बोलने वाला था कि हमने यहाँ पे क्यों लेके आए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये सर्कल डालना है ऐसा, तो जो राउंड होता हुआ वहां तक आएगा, तो वो क्लोज करने के लिए हमें सर्कल चाहिए। सॉरी, सर्कल की साइज हम लोग थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं यहाँ से, ओके इतना सर्कल का साइज ठीक है, ओके इतना हो गया। सबसे पहली बात, फाइल को अभी तक हमने सेव नहीं किया था, मैं लेते लेते चला गया क्लासेस, तो फाइल को सेव कर लेता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, 01 नाम से सेव कर लेता हूँ। देखो अभी फाइल सेव करना मैं भूल गया, क्योंकि मैं अभी काम कर रहा था तो मुझे याद नहीं रहा था। तो आप लोग भी बहुत टाइम में फाइल सेव करना भूल जाते हो, तो आपका जो रिकवरी मोड होगा वो रिकवरी मोड ऑन कर देना। रिकवरी मोड ऑन रहेगा तो फायदा रहेगा। क्यों फायदा रहेगा, इससे एक फायदा होगा, अगर रिकवरी मोड आप डाल देते हो, तो आपने अगर नहीं सेव नहीं किया तो वो 5 मिनट के बाद में आपने जो टाइमिंग सेट किया है 5 मिनट बाद में 2 मिनट बाद में वो ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा उसको, तो आपका वर्क खराब नहीं होगा। समझ लो सडनली आप काम कर रहे, किसी का फोन आ गया, आप साइड में चले गए, तो बाद में वो आपका वैसे ही रह गया, घर का बच्चा आ गया, कोई आ गया, किसी ने लाइट चलेगी तो बंद हो गया सिस्टम, तो आपका तो काम जितना मेहनत की थी उतना खत्म हो गया। तो रिकवरी मोड ऑन कर लेना। अगर रिकवरी मोड किसी को ऑन नहीं है तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट एक बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, तो आप वहां से देख लेना रिकवरी मोड कहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया। उसके बाद में ये दूसरा वाला नीचे वाला हम लोग लेते हैं, ठीक है। मुझे एक बार बता दो आवाज आ रही है कि नहीं? आ रहा है आवाज। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम है,
हम एक बार सिखाने के लिए लग गए तो फिर हम लोग देखते नहीं कि टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा नहीं सर, बीच आवाज बीच में- बराबर से आ रहा है। चलो चलो बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक जी का यू। बफरिंग हो रहा था, एक मिनट, हाँ चलो ठीक है। मैं किनको एडमिट करना। यहाँ से अगेन एक लाइन हमने बना ली, क्योंकि देखो जितने भी ऑब्जेक्ट है उतने भी ऑब्जेक्ट के लिए हमें लाइन वर्क लगना ही लगना है। इसको भी हम लोग लाइन वर्क करके इसको एन बटन दबा के यस करके ये यहाँ पे इसको कर लिया। इसके साथ में भी यहाँ पे एक क्लोजिंग लाइन लगेगी मुझे, क्योंकि हम लोग काम करने वाले टू रेल स्विच में, तो टू रेल स्विच में हमेशा दो लाइन लगती है। तो एक लाइन टॉप वाली हो गई, एक बॉटम वाली हो गई, उसके बाद में क्रॉस सेक्शन लगेगा जो सेंटर में चलेगा, ठीक है। एन बटन दबाया, इसको यस कर दिया, इसको स्मूथ कर दिया। देखो ये दो लाइन वर्क हमारा हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, दो लाइन वर्क हो गया ना, तो अभी ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये हम नहीं बनाएंगे, पहले इनको करेंगे, क्योंकि इनके बाद इसका नंबर आता है। ये उसके पीछे से निकल रहा है, इसके पीछे से निकल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, एन बटन दबाया। अभी देखो स्मूथ दो, जब भी हम नोड ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर अगर यस बटन दबाते हैं तो स्मूथ ऑप्शन ओपन हो जाता है, दोनों साइड में एंकर पॉइंट आ जाता है, बराबर है। लेकिन हमने अगर आर्च नॉर्मली क्रिएट किया है तो अभी इसको तो एंकर पॉइंट नहीं आ रहे, तो इसको हम कैसे कम ज्यादा करें। तो इसको कम ज्यादा करने के लिए हमने दबाया एन बटन। एन बटन दबाने के बाद में राइट बटन क्लिक करके बी करके भी ब्रेजर हम लोग ऑन कर सकते हैं, दोनों साइड से एंकर पॉइंट ऑन कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट बी है यहाँ पे, ठीक है। तो बी दबा के भी होता है, इसको कर दिया तो देखो इसके दोनों साइड के एंकर पॉइंट ऑन हो गए। हम इसको कैसे भी मूव कर सकते हैं फिर अभी, तो प्रॉब्लम ये नहीं आएगा। जब भी दो पीस को जब भी ज्वाइन करता है तो स्मूथ करते तो ऑटोमेटिकली पॉइंट आ जाता है, लेकिन आर्च में नहीं आता है। तो ये याद रखना, क्यों यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने ये सिंगल आर्च दिया यहाँ पे, तो ये अभी हमें एडजस्ट करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो हमने एन बटन दबाया, एन, और यहाँ पे बी कर दिया। देखो ये पॉइंट आ गए दोनों, तो इनको मैंने ऐड कर, ठीक है, ये मैच हो गया। इसको मैंने यहाँ से इसके हिसाब से यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एक क्लोज पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये एक पेन ड्राइंग है, ड्राइंग की हुई है, तो अभी इसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा माइंड में सोच के चलना पड़ता है कि यार इसका करो इस तरह से होगा, उसका करो उस तरह से होगा, तो उसके हिसाब से ही हम लोग लाइन वर्क करेंगे, ठीक है। अभी ये जो यहां से लेकर यहां तक है, पहले इसको बना लेता हूं मैं ना, फिर उसके बारे में समझाता हूं। फिर इसको मैं खत्म करवा लेता हूँ, क्योंकि ये सेपरेट है। यहाँ तक, ये यहाँ तक बन गया, ठीक है, यहाँ तक बन गया। आप टेंशन मत लो, ज्यादा टाइम हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी यही जो वीडियो है हम यूट्यूब पे पब्लिश कर देंगे आपको देखने के लिए बाद में। यहाँ पे हमने कर लिया, और इसको भी हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन, एन बटन दबाया, और यहाँ पे एस, ओके ओके। अभी इतना बनने के बाद में यहाँ ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, ये पूरा जो जितना भी ऑब्जेक्ट बना है ये एक ही डिजाइन पे बनाया है, सिर्फ ये आउटर कटिंग करके फिर उसको डिलीट करवा दिया है। तो इसके लिए हमें ज्यादा लाइन वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेपरेट सेपरेट नहीं बनाना पड़ेगा। तो इसको सिर्फ इसका एक आउटर लाइन वर्क यहाँ से आएगा, यहाँ से, तो यहाँ से ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है। इसको हम इतना क्रिएट करेंगे, इनको तीनों को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन, इसको दबाएंगे एन, एन बटन, ओके। यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, यहाँ पे भी एडजस्ट हो गया अपना, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। फिर यहाँ पे, यहाँ से हो गया, ये हमें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आउटर डिलीट करने के लिए लगेगा ही लाइन। ये भी बनेगा टू रील स्विच में, इतना मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्रिएट करवा लेता हूँ। सबको शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करके मैं ज्वाइन करवा लेता हूँ, ज्वाइन, एन बटन दबाया,
नोड एडिटिंग के लिए यहाँ पे नोड थोड़ा बहुत एडजस्ट करवा लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे भी एडजस्ट करना है, यहाँ पे भी एडजस्ट, एंड बटन दबाया, यहाँ पे भी एडजस्ट। ठीक है, ये सिर्फ हो गया इसका आउटर कटिंग के लिए, लेकिन उसके बीच में जो एक क्रॉस सेक्शन चलेगा इसके लिए तो बाहर का वेक्टर हो गया, तो और एक वेक्टर लगेगा उसको, तो एक और वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्रिएट करके यहाँ से यहाँ पे यहाँ से और एक वेक्टर बना लेंगे वहां तक। ये हो गया टू रील शूट के लिए वेक्टर। तो ये वेक्टर इधर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी इधर का वेक्टर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जे बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखिए जब भी ज्वाइन करता हो ये बता रहा है नंबर ऑफ वेक्टर आपके 4 है, लेकिन आपकी ज्वाइन हो रहे 2 ही वेक्टर, तो आपके 4 होने चाहिए, मतलब एक बचता। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे तुरंत प्रॉब्लम समझ में आ गई, देखो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो, तो वहां पे ज्वाइन पे आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटी मोटी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तो डिजाइन बनाने के टाइम में वो चीजें प्रॉब्लम नहीं करती आपको। क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें अगर हमने इग्नोर कर दी तो आगे चल के फिर वो डिजाइन बनाने के टाइम में थोड़ी सी तकलीफ होती है। लाइन वर्क अगर आपका परफेक्ट हो गया तो आप कोई भी डिजाइन आराम से बना सकते हैं। जब भी हम इसका 3D करेंगे ना, तो हमें लाइन वर्क बहुत मतलब बहुत 10% ही मैं चेंज करूंगा, अगर मुझे चेंज करना पड़ा तो। नहीं तो इससे ज्यादा मैं लाइन वर्क चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फाइनली लाइन वर्क मैं सही से बनाते चला जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस इतना, यहाँ तक लाइन वर्क हो गया। तो उसके बाद में इसका लाइन वर्क है। तो देखो ये लाइन वर्क बाद में क्यों बोला था मैं, क्योंकि इसको हमें यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक क्लोज करना पड़ेगा हमें, तभी वो क्लोज होगा, तभी तो उसके अंदर नीचे से जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, जे बटन दबाया, ज्वाइंट, बटन दबाया, यहाँ से ओके। ठीक है, और एक है यहाँ से यहाँ तक चले गए, फिर इसको यहाँ तक लेके आए, यहाँ से हो गया क्लोज, एन बटन दबाया, फिर से यस, स्मूथ कर दिया, एडजस्ट कर लिए, ओके, ये हो गया। उसके बाद में इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज करवाते हैं। यहाँ पे देखो इस डिजाइन में क्या हो रहा है ना, ये जो पार्ट है, मैं अभी जो लास्ट पार्ट बना रहा हूँ, ये पार्ट इस पार्ट के नीचे से निकल रहे हैं, तो इसके लिए लाइन वर्क उसके नीचे थोड़ा सा लेना पड़ेगा हमें, 5-6 mm वहां तक नीचे तक लेके जाना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कैसे वो काम करेगा। ठीक है, लाइन वर्क यहाँ तक ले लिया, इतना ज्वाइन एन, यस। मेरा थोड़ा सा लाइन वर्क बनाना ये शायद फास्ट हो सकता है, तो आपको समझने में तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना कुछ। चलो ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद इतना डिजाइन हम लोग ले लेते हैं, बाकी डिजाइन बाद में देखेंगे। अभी इसको 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अभी 3D में कन्वर्ट करने के टाइम में इसके लिए हमें क्रॉस सेक्शन लगेगा क्या टाइप का। तो जो हम लोग एग्जिस्टिंग क्रॉस सेक्शन है हमारे हर डिजाइन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, हम नए वाले क्रॉस सेक्शन बनाएंगे यहाँ पे आपके सामने कि इसको किस हिसाब से क्रॉस सेक्शन लगेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या हिसाब से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। देखो डिजाइन पहले एक नॉर्मली देख लेना, जो लोग बंदा डिजाइन का काम करता है या कारपेंटर का काम किया या उसने डिजाइन बनी है, उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि डिजाइन के जो वेक्टर्स है या उसके क्रॉस सेक्शन है क्या हिसाब से है। हमने अगर हम किधर भी ट्रैवल कर रहे हैं, किधर भी बैठे हैं, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है, किधर हमने डिजाइन देख ली समझ लो, तो हमें माइंड में वही चलता है, यार इसका लाइन वर्क कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन ये यूज करना है, ये चीजें हमको तुरंत मतलब माइंड में वही चीजें चलती रहती है। तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया था, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने जो बनाया था, पहले इसका लाइन वर्क लेते हैं हम लोग, तो लाइन वर्क बनेगा कैसा। ठीक है, तो देखिए इसका जो लाइन वर्क है, एक पहले मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। लाइन वर्क बनाने के टाइम में आर्च लेना, उसके बाद में ये जो कंट्रोल दबा के रखेंगे तो लाइन सीधी रहती है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखेंगे तो लाइन सीधी रहेगी, तो ये डिग्री में भी कम ज्यादा होती रहेगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ली सीधी की, बाद में इसको हाफ राउंड में ले लिया। तो हमेशा आप जब भी क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो हाफ राउंड ले ही लीजिएगा। हाफ राउंड लेंगे तो उसके हिसाब से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो आपको इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनने वाला है, ये क्रॉस सेक्शन इस टाइप का है। मैं आपको एक नॉर्मली लाइन मार के दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनने वाला है ये ऐसा है, ऐसा है। ये पोर्शन का क्रॉस सेक्शन ऐसा है कि वन साइड में नीचे जा रहा है, टॉप में आ रहा है, उसके बाद में सीधा है, तो उसके हिसाब से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। तो इसके हिसाब से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए हमने पहले हाफ सर्कल ले लिया। हाफ सर्कल का हम लोग सेंटर करेंगे, यहाँ से कंट्रोल दबा के यहाँ तक सीधा लेके आएंगे। सीधा लेके आने के बाद में वापस एक यहाँ पे वेक्टर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे। इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर ज्वाइन। अभी देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, जब भी आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक लाइन में होना चाहिए। अगर दोनों एक लाइन में नहीं है, समझ लो, मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबा के कॉपी हो जाता है, ठीक है, सिलेक्ट करके। अभी ये दोनों हम टू रिल स्विफ्ट इस्तेमाल करेंगे, तो टू रिल स्विफ्ट क्या करेगा, इसको इसकी हिसाब से कैलकुलेट करेगा, क्यों, दोनों को एक लाइन में लेके आएगा टू रिल स्विफ्ट, ठीक है। इस तरह से दोनों को एक लाइन में लेके आएगा। बाद में देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, ये लाइन डॉट डॉट लाइन से लेकर आपका वेक्टर के बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप दिख रहा है। तो ये गैप इसलिए दिख रहा है कि आपका दोनों क्रॉस सेक्शन का जो लाइन था वो दोनों एक लेवल में नहीं था, इसलिए क्रॉस हो गया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम तो सीधा बना रहे थे, क्रॉस सेक्शन तो सीधा बनाया था, सर ये हल्का सा क्रॉस क्यों हो गया, स्लोपिंग क्यों आ गया। स्लोपिंग इसकी वजह से आ गया कि भाई हमारे जो दोनों पॉइंट थे वो दोनों एक लेवल में नहीं थे। अगर एक लेवल में रहेंगे तो बराबर काम करेगा। इसको मैं साइड में करवा लेता हूँ, जरूरत नहीं, इसको डिलीट करवा देता हूँ। ये जो दोनों की जो पॉइंट है, एन बटन दबाया, इसको हमने सेलेक्ट किया, दोनों एक लेवल में होने चाहिए। यहाँ पे देखो, अगर आपको दिखता होगा, ये दोनों एक लेवल में होने चाहिए। दोनों एक लेवल में रहेंगे तभी आपका क्रॉस सेक्शन सही से काम करेगा। एक क्रॉस सेक्शन रेडी हो गया, इसकी हाइट इसके हिसाब से होगी। एक हमारा क्रॉस सेक्शन रेडी हो गया, मैं इसको उठा के साइड में करवा लेता हूँ। ओके, एक हो गया, ओके, ये इसके लिए हो गया। अभी ये चलेगा किसके लिए, देखो, इधर भी ये दोनों के बीच में भी यही क्रॉस सेक्शन चलेगा, इधर भी वही क्रॉस सेक्शन चलेगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी वही क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे सिर्फ एक क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा अलग क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो यहाँ पे जो अलग क्रॉस सेक्शन बनेगा, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए यहाँ से ये देखो, ये जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है ना, जो पेंसिल से मार्क किया हुआ, ये अंदर की तरफ कर्व है। अंदर की तरफ कर्व है मतलब, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं नॉर्मली, ये थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है और उसके बाद में ये इस तरह का ऐसा है। तो ये क्रॉस सेक्शन एक्चुअल में ऐसा है, तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा काम करेगा वहां पे। तो वैसा ही क्रॉस सेक्शन हमें बनाना पड़ेगा। क्यों, डिजाइन को अगर देख के हम क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, तो सेम टू सेम बन जाता है। तो इसको हमने भी चेंज कर लिया। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से मैंने हल्का सा बीच में राउंड कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया हाथ से, ठीक है, और इसको मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन कर लिया। ये भी मेरा क्रॉस सेक्शन बन गया, दोनों के पॉइंट एक लेवल में। इसको भी मैंने ऊपर उठा के कर लिया। अभी आपके दिल में एक सवाल आया होगा कि सर ने जो हाफ राउंड जो लिया उसके ऊपर ही आप क्रॉस सेक्शन क्यों बना रहे, क्योंकि इसकी विड्थ और हाइट लगभग सेम हो रही है। तो हमें क्या होगा ना, हम जब भी जेड क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो टाइम में हमें तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हाइट हम एक जैसे ले रही है। विड्थ, चलो विड्थ का समझ सकते हैं हम लोग, मैच नहीं हो रही है, लेकिन हाइट एक जैसे हाइट हो रही है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये मैच हो गया, यहाँ ये वाला जो था इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे चलेगा, ठीक है, दोनों यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग लगेंगे।
अगर इसको हम लोग देखते हैं डिजाइन को थोड़ा सा ऊपर जाके अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस टाइप में इसका क्रॉस सेक्शन है, ऐसा ये नीचे आया हुआ है, ये साइड में स्लोप ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ऐसा राउंड हो गया और ये यहाँ से सीधा बन गया है, यहाँ से तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन करके मैं इसको साइड में ले लेता हूँ यहाँ पर। तो ये बाहर का क्रॉस सेक्शन इस हिसाब से बनने वाला है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसको भी इसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो इसी हिसाब से बनाने के लिए यहाँ पे ले लिया मैं, यहाँ पे इसको हाइट में मैंने कर लिया, दोनों की हाइट लगभग सेम हो गई। उसके बाद में यहाँ पे उसको लेके आया मैं यहाँ तक और यहाँ पे हल्का सा राउंड कर दिया, यहाँ से इसको सिलेक्ट ज्वाइन किया, एम बटन दबाया, यस किया और मैंने थोड़ा हल्का सा राउंड यहाँ तक ले लिया। इसको इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं ज्वाइन अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको मैं नीचे करवा देता हूँ और ये हमारा ये बना, ठीक है। अभी ये जो हमारे 3 क्रॉस सेक्शन बन गए, 3 क्रॉस सेक्शन बनने के बाद इसकी हम लोग मिरर कॉपी करवा लेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग 2D शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, कभी ऊपर का वेक्टर पहले सिलेक्ट हो गया फिर नीचे का बाद में हो गया, तो क्रॉस सेक्शन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, इसलिए हम इसका मिरर कर लेंगे, लेफ्ट साइड में मिरर। ओके, इस तरह से मिरर हम लोग करवा लेंगे। अभी यहाँ पे लगेगा हमें जेड क्रॉस सेक्शन। अभी जेड क्रॉस सेक्शन क्या लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करते करते आएगा यहाँ तक ये सीधा आएगा, ये दोनों भी सीधा है, लेकिन ये जो बन रहा है ये तीसरा, ये उसके थोड़ा नीचे जा रहा है, ये उसका नीचे जा रहा है, फिर ये बाद में उसके नीचे जा रहा है। तो जब भी हमको जरूरत पड़ेगी वो टाइम में मैं जेड वाला क्रॉस सेक्शन आपको बना के दिखाऊंगा लाइव, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। इतने हमारे क्रॉस सेक्शन बन गए, मैं इसको सेव कर लिया क्रॉस सेक्शन बनने के बाद। तो अभी इसको सेव करने के बाद में आते ही रिलीफ का मेन काम होता है, रिलीफ का। तो अभी हम रिलीफ में कैसे काम करें, हम जो पहले स्टार्टिंग में जब भी रिलीफ को यहाँ से इंपोर्ट किए थे, तो ये पहला वाला रिलीफ पे पेस्ट हो गया था, तो इसके ऊपर हमें काम नहीं करना है, ये रिलीफ करना, ये हमारी मास्टर रिलीफ है, तो इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो कंबाइन मोड है, कंबाइन मोड को चेंज करके इसको हम लोग करेंगे मर्ज मोड, मर्ज हाई में लेके आएंगे उसको, पहले ऐड मोड, उसको भी मर्ज मोड में लेके आऊंगा मैं। तो उसको मैं लेके आया, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर जाऊंगा, प्लस का आइकॉन है यहाँ पे क्लिक करूंगा, नई लेयर आ जाएगी। आप चाहे तो लेयर को नाम दे सकते हैं, नहीं तो यही जो रिलीफ लेयर 1 2 3 4 ऐसे बनती आएगी, वैसे आप नाम दे सकते हैं। तो इसको भी हम लोग मोड मर्ज मोड में रखेंगे यहाँ पे। इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया, तो हम लोग जाते हैं डायरेक्टली 3D व्यू में। ओके, 3D व्यू में आ गए। यहाँ पे 3D व्यू में आने के बाद ये पहली लेयर अगर आपको पीछे प्रॉब्लम कर रही है इस तरह से, तो उसका चाहे तो यहाँ पे स्केल रिलीफ करके उसका हाइट भी हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं 0.01% रखते हैं हाइट, इसलिए हम कम रखते हैं कि हमें सिर्फ जरूरत होता है लाइन वर्क से मतलब होता है, बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं होता। बाकी तो फोटो हम साइड में ओपन करके फोटो को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम उसकी स्केल रिलीफ कर ली, हम लोग 3D व्यू में चले जाएंगे। ये जो मेन रिलीफ इसको बंद कर लेंगे, ये रिलीफ को हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट आता है ये वाला, शुरुआत कहाँ से करनी है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे फोटो को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये फोटो है, मैं फोटो को दूसरी स्क्रीन पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। मेरे पास 2 स्क्रीन है, तो मैं दूसरी स्क्रीन पे फोटो पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे भी समझ में आना चाहिए कि क्या है वो, ठीक है। तो शुरुआत अभी कहाँ से करनी है, ये जो 3D रिलीफ है हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करने के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ से भी हम लोग व्यू करके उसको देख सकते हैं हल्का सा। तो शुरुआत अभी हमें शुरुआत करनी है, तो यहाँ से हमारा पहला शुरुआत होगा। तो मेन रिलीफ पे आ गए, हमारा ये मास्टर रिलीफ हो गया नीचे वाला, इसको छेड़छाड़ी कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर अगर आपने गलती से काम कर लिया, समझ लो हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने अगर यहाँ पे एक लाइन सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे ये वाली इसको भी सिलेक्ट, और 2 रील्स उसमें अगर हम चले गए और इसको हमने ऐड कर दिया, समझ लो इसको अगर हमने ऐड कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जो आपके जो पहले जो वेक्टर दिखते थे रिलीफ के, जो प्रॉपर वाले वेक्टर थे, हम जिसको ड्रॉ करके ये सारा काम कर रहे थे,
ये आपका दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको वापस इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। इसलिए मास्टर रिलीफ के ऊपर हमें काम नहीं करना है, उसको ऐसा ही सेपरेटली छोड़ देना है। तो मैं उसको वैसे ही सेपरेटली छोड़ देता हूँ। जो हमने नए रिलीफ लिया है उसको हम लेते हैं। टू रील स्विप में चले गए। टू रील स्विप में जाने के बाद में टू रील स्विप एकदम इजी ठंडा है, ज्यादा कुछ काम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ये जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेट फर्स्ट ड्राइवरी, उसको पहले सेट करना है। मतलब सिंपल है टू रील स्विप का फंडा। दो वेक्टर सिलेक्ट करने हैं, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस सेक्शन चला जाना है, तो उसके हिसाब से वो बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक सिलेक्ट कर लिया हमने नीचे वाला, और इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। तो दो वेक्टर हमने सिलेक्ट कर लिया। तो दोनों वेक्टर सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन अप की तरफ है और इसका भी डायरेक्शन अप की तरफ है। मतलब समझ लेना दोनों वेक्टर का डायरेक्शन वन साइड है। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर रॉन्ग साइड है तो वो भी रॉन्ग साइड ही बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पहले सीधा कर लिया। पहले वाले के लिए क्रॉस सेक्शन बनाया था हमने, इस क्रॉस सेक्शन को ऐड किया। अभी देखो मैंने ये मिरर क्यों करने के लिए बोला था। मिरर इसलिए करने के लिए बोला था, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन ऐड किया ये बाहर की तरफ जा रहा है, असल में वो हमें चाहिए था अंदर की तरफ। तो इसको डिलीट करवा दो और ये दूसरा मिरर किया था इसको ऐड करवा दो, ये आ जाएगा अंदर की, सॉरी अंदर की तरफ। ठीक है, ये अंदर की तरफ आ गया। अंदर की तरफ आने के बाद में देखिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इसकी पूरी सेटिंग अभी तक बाकी है। तो एक और ऑप्शन बाकी था ये क्रॉस वाला। अगर वेक्टर रिवर्स है तो इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो बहुत लोग समझते हैं सर हम तो दो चार वेक्टर हम लोग ऐड कर रहे हैं लेकिन ये सीधा नहीं हो रहा है। तो हमेशा वेक्टर के डायरेक्शन देखना है, दोनों वेक्टर एक जैसे जाने होने चाहिए, तभी उसमें काम करने में मजा है। तो इसको रिवर्स वेक्टर कर लिया, दोनों वेक्टर एक जैसे एक लाइन में परफेक्टली आ गए। देखो टू रील स्विप कैसे काम करता है। टू रील स्विप ऐसे काम करता है कि दोनों वेक्टर के बीच में हमने एक क्रॉस सेक्शन चला दिया, तो जहां पे गैप ज्यादा है उस पार्ट को ज्यादा उठा दिया, जहां पे गैप कम है उस पार्ट को नीचे करवा दिया। तो यहाँ पे विड्थ ज्यादा है तो पार्ट को ऊपर उठा लिया, यहाँ पे विड्थ कम है तो पार्ट एकदम भी नीचे चला गया। ठीक है, और यहाँ पे जब भी आ गया इसको एकदम नीचे चला गया। तो ये तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये आएंगे इसकी सेटिंग के ऊपर। इसके सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे स्केल हाइट विथ विड्थ, जितनी हमारी विड्थ है उसकी हिसाब से हाइट बन रही है। विड्थ विड्थ अगर 1 इंच है तो उसकी हिसाब से हाइट बन रही है। ठीक है, तो अभी ये तो काम नहीं करेगा हमें, हम उसको हटा देंगे। उसको हटा देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्केल फाइनल हाइट, कि आपकी स्केल की फाइनल हाइट क्या रहेगी। तो ये एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप डिजाइन करते हो किसी क्लाइंट को करवा के देते हो या खुद के लिए करते हो, अगर आपने मटेरियल अगर आपने सिलेक्शन कर लिया कि 10 mm का मटेरियल है हमारा, 15 mm का मटेरियल है, 18 mm का मटेरियल है, तो उसके हिसाब से हमें डिजाइन बनानी पड़ेगी। समझ लो 18 mm का मटेरियल है तो हम तो पूरा 18 mm में तो कार्विंग नहीं करेंगे, 15 mm तो कार्विंग करेंगे। तो माइंड में वो रखना है कि भाई 15 mm तक कार्विंग रहेगा, 3 mm बॉटम बैलेंस रहेगा, तो डिजाइन हमारी स्ट्रांग बनेगी। तो थोड़ा सा बॉटम बैलेंस रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अपना जितना मटेरियल है मटेरियल के ऊपर ही डिजाइन काम करेगा। अगर मटेरियल को आपने ध्यान में रख के काम नहीं किया, डिजाइन डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे 10 mm दे दी, यहाँ पे 15 दे दी, आगे जाके पता चला ये 25 हो गई, तो पूरा मटेरियल वेस्टेज हो जाएगा, फिर डिजाइन अप डाउन हो जाएगी। क्लाइंट बोलता है आप मैंने तो इतना महंगा वाला मटेरियल दिया था वो तो खराब हो गया। तो ये नहीं चलेगा। तो डिजाइन बनाते समय डिजाइन को समझने के टाइम में ही क्लाइंट को पूछ लेना कि भाई कितना mm में काम होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं अभी 10 mm में, और ये जो ज्यादा करके जो भी काम करता है 10 mm 12 mm के नीचे काम करता है, इसके ऊपर कभी भी हम काम नहीं करते। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वही होती है, क्योंकि इंडिया में जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा लकड़ी का प्रॉब्लम है, कम थिकनेस में अच्छा आउटपुट चाहिए लोगों को, तो इसकी वजह से ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल हाइट पे क्लिक करेंगे, फाइनल हाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 10 mm की हाइट डाल देंगे। यहाँ पे देखिए 10 mm की हाइट डालने के बाद में वेक्टर को थोड़ा सा बंद करता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये दिखने लग गया। ठीक है, अभी ये इस तरह से ये दिखने लग गया। तो अगर मुझे इसमें लग रहा है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं इसको मैन्युअली थोड़ा सा हल्का सा ना ये वेक्टर को पकड़ के ना हल्का सा इस तरह से ऐसे मूव करूंगा, थोड़ा सा ऐसे इस तरह से वेक्टर को बंद करके देख लूंगा। हाँ ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ऐसे। तो देखिए मैं पहले आपको बोला था वेक्टर अगर परफेक्ट बन गए तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वेक्टर परफेक्ट बन गया और यहाँ पे आता है दूसरा ऑप्शन नीचे स्टार्टिंग हाइट का। स्टार्टिंग हाइट क्या होती है ये यहाँ पे देखिए, मैं आपको देखिए स्टार्टिंग हाइट। यहाँ पे जो हाइट है यहाँ पे 0 हाइट है। अगर हम इसको अगर 2 mm की हाइट देना चाहते हैं तो 2 mm बॉटम से मटेरियल अप हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मटेरियल आ गया, ये होगी उसकी स्टार्ट हाइट। तो अभी फिलहाल तो हमें इसमें स्टार्ट हाइट नहीं देना है, हम इसको 0 करवा देते हैं। हमें स्टार्ट हाइट की जरूरत नहीं है इसके लिए, तो हमने 0 करवा दिया। बाद में इतना आ गया, फिर ये ऐड में है। ऐड में तो अभी ऐड में पहले टाइम में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन दूसरे टाइम में ऐड में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मर्ज में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे को मैच करना पड़ेगा। तो एक के ऊपर एक करेंगे तो थिकनेस बहुत बढ़ जाएगी। तो हम लोग ऐड में इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में मैं टू रील स्विफ्ट को बंद नहीं करता हूँ, हमेशा मैं बंद नहीं करता हूँ टू रील स्विफ्ट को। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार मैंने टू रील स्विफ्ट खोल लिया तो जितना काम खींच सके उतना खींच लो। बार बार सेटिंग करना, वापस 10 mm की हाइट डालो, फिर वापस ये वेक्टर को सिलेक्ट करो, ये नहीं हो गया इसकी सेटिंग करो, उसकी सेटिंग करो, वो नहीं करना। ऑलरेडी मेरी टू रील स्विफ्ट की सेटिंग हो चुकी है, मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा। तो बार बार चेंज नहीं करना, मेरा ऑलरेडी वेक्टर सिलेक्शन है तो मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे दिया, इसको ऐड कर दिया। ये देखो इनके डायरेक्शन दोनों पे चेंज है, डायरेक्शन चेंज करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लगने वाला था मुझे ये क्रॉस सेक्शन, तो मैं ये क्रॉस सेक्शन को डिलीट करवा दूंगा। इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको ऐड कर दिया, ये अपोजिट साइड बन रहा है इसलिए उसको डिलीट कर दिया। जो मिरर था उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो बार बार मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं। इसलिए मैं बोल रहा था जब भी आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन का मिरर करना बहुत जरूरी है। मिरर अगर हम लोग करते हैं तो उससे हमें फायदा होगा। दूसरा एक बात, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे करने के लिए आए, अभी ये करने के लिए आए, तो जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने फाइनली क्लोज नहीं किया अभी तक। तो फाइनली उसको अगर क्लोज नहीं किया तो यहाँ पे अगर ये फाइनली क्लोज नहीं हो गया तो इसको मैं उसके नीचे कैसे डालूंगा, वो जाएगा ही नहीं उसके नीचे। तो मुझे पहले वो सर्कल को क्लोज करना पड़ेगा। तो सर्कल को क्लोज करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, मिनिमाइज कर लेता हूँ शेप एडिटर को। इसको टू शिफ्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे जो सर्कल बनाया मैं इसको क्लोज करता हूँ। तभी सर्कल को क्लोज करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगा टू शिफ्ट का, सॉरी इसका शेप एडिटर का। तो मैं शेप एडिटर में जाऊंगा और शेप एडिटर में राउंड वाला ऑप्शन ले लूंगा। राउंड बाद में इसको 90 डिग्री में राउंड ले लूंगा। यहाँ पे ऐड है, इसको मर्ज कर दूंगा। अभी ये देखो ये परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है, अभी मुझे इसे मैच करना है, यही सबसे बड़ा टास्क होता है। ये जो राउंड तो वहां पे जो मिलता है ये बहुत बड़ा टास्क है। ये कभी मैच होगा तो इतना बहुत अच्छा मैच होगा, नहीं तो इतना दिमाग खाएगा पूछो, ठीक है। तो इसको भी मैच करना है यहाँ पे। तो मैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको लिमिटेड हाइट में करूंगा और इसको मैं देता हूँ 10 mm की हाइट। तो 10 mm की हाइट करने के बाद में भी देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है मेरा। तो मैं यहाँ पे 8 mm की हाइट देता हूँ, 2 mm नीचे से उठाता हूँ, 10 करता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे चक्कर में अगर वो मैच नहीं होता ना, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग स्मूथ टूल में जाएंगे। स्मूथ टूल में जाने के बाद यहाँ पे मास्किंग मटेरियल है, तो इसको हम लोग मटेरियल सेफ्टी के लिए 0.25 कर देंगे कि वो नीचे में स्प्लिट नहीं होगा, फैलेगा नहीं वो नीचे में जब स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ का मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, स्ट्रेंथ उसको बढ़ा देता हूँ। इसको मैं हल्का सा स्मूथ कर देता हूँ इसको ना, इसको हल्का सा यहाँ पे स्मूथ कर देता हूँ इसको ना। मैं कट भी कर सकता था उसको, लेकिन मैं स्मूथ कर लेता हूँ उसको ना। यहाँ पे स्मूथ करने के बाद मैं टू रील स्विच में चला जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा सा सही हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको ओके ओके, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ये मैच हो रहा है। सचिन जी मैच हो रहा है क्या? जी बिल्कुल सही लग रहा है। ये गुंडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सबको मैच करना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हमने मैच कर दिया, इसको ये कर दिया। बाद में हल्का सा इसके ऊपर काम है हमारा स्मूथ करने का। इसको हम लोग हल्का सा स्मूथ, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे स्मूथ कर देंगे। स्मूथनेस बाद में भी कर सकते हैं हम लोग और पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये स्मूथनेस में यहाँ तक ही कर लेता हूँ, बाकी का स्मूथनेस बाद में करूंगा। उसको बाद में क्यों करूंगा, क्योंकि इसके बाजू वाला बना लेता हूँ, फिर उसको मैं स्मूथ कर लूंगा। ठीक है, तो आते हैं अगेन वेक्टर के ऊपर, हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे टू रेल स्वीप। अगेन वो दो वेक्टर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सिलेक्ट करने के बाद में इसको डिलीट, अपोजिट वाला लेते थे यहाँ पे अपोजिट वाला हमने ले लिया। तो अपोजिट वाला हमने ले लिया, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको देखिए डिजाइन को थोड़ा सा, सॉरी, ओके, हाँ, इसको अगर हम लोग लेते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कर्व कम है, और हमारी इसमें क्या हो रहा है, हमारी इसमें कर्व थोड़ा सा ये बड़ा आ रहा है। तो इसको हम लोग मैन्युअली थोड़ा सा, इसको वेक्टर को हम इसको भी ऐसे हिला सकते हैं ना। ठीक है, तो पहले तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग करने के टाइम में हमेशा की तरह याद रखना है कि हमारा जो स्केल फाइनल हाइट था वो 10 mm था, 10 mm। और वही टाइम में मैंने बोला था इसको हमने मर्ज में करना है अभी, क्योंकि ऐड में देखो, ऐड में इसके ऊपर चढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी इसके ऊपर चढ़ रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। इसको अगर मर्ज करेंगे तो ये लेवल में आ जाएगा। ओके, मर्ज में आने के बाद में यहाँ पे मैं इसको हल्का सा मॉडिफाई करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर ले लिया, यहाँ पे भी मैं अंदर ले लेता हूँ, यहाँ पे जो मेरा ये था इसको मैं अंदर ले लूंगा, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा अंदर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर ले लूंगा। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है पता है, ये अभी ऐसा बन गया, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो पार्ट निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो पार्ट निकल रहा है। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया, मैंने इसको बाद में अप्लाई किया, कैंसिल किया। अभी आते हैं हमारे तीसरे वाले पार्ट के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर। अभी ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट जब भी बनाएंगे, ये पार्ट यहाँ पे आके इसके नीचे जा रहा है, पीछे जा रहा है, उसके थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा जेड क्रॉस सेक्शन की। तो जेड क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ेगा। जेड क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं उसको देख लो आप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरह सा रेक्टेंगल ले लेते हैं, बाद में एन बटन दबाया, इसको सी कर दिया, सी इसको कट कर दिया, सी से कट होता है। नोड पॉइंट के ऊपर अगर सी बटन दबा देते हैं तो नोड पॉइंट कट होता है, तो वो कट हो जाता है, तो इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे आते आते एक क्रॉस सेक्शन इसके अंदर जाने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, जेड वाला क्रॉस सेक्शन, ऐसा क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसको हमने अंदर की तरफ ले लिया। तो अंदर की तरफ ले लिया तो और एक ऐड करवा लेते हैं, सॉरी ज्यादा ऐड हो गए, 3 ऐड करवा लेते हैं। मर्ज, इसको 10 mm कर लिया, इसको हम यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं मर्ज, ये थोड़ा अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है उसको, सही है, ये मैच होना चाहिए, इसको यहाँ पे मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैच होने के लिए हम लोग करते हैं जेड क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल, तो हम ये क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जैसे जेड क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल करेंगे, नीचे आ जाएगा थोड़ा, देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा था, यहाँ पे नीचे, और थोड़ा सा जेड क्रॉस सेक्शन हम लोग थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, तो ये और नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आने के बाद में इसको सीधा करके सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, हल्का सा अंदर, यहाँ पे देखिए, ओके। तो अभी देखिए बंद कर दिए मैंने वेक्टर, तो अभी ये कैसा दिख रहा है कि यहाँ से ये निकल रहा है, वहां से उसके बाजू में निकल रहा है, तो ये ऐसा दिखना चाहिए। ये कोई हमारा हैंड कार्विंग का काम नहीं कि भाई उधर से चौरसी से ठोक दिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये वेक्टर के ऊपर ही थोड़ा सा एडजस्ट करके ये काम करना पड़ता है हमें। तो इसको हमने एडजस्ट कर लिया, तो इसको एडजस्ट करने के टाइम में इसको एडजस्ट हो गया, इसको कर दिया अप्लाई। दूसरे वाले पे जाते हैं, इसको भी हम लोग वही करते हैं, ऐसा इसको सिलेक्ट कर लिया, ये बाहर से जा रहा था, इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको, और इसको यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैच कर दिया। ओके, ये भी यहाँ पे इधर मैच हो गया।
तो इधर लेके आके ये देखो, ये भी इधर इस तरह से मैच हो गया, दोनों इस तरह से मैच हो गया, और इसको हमने कर दिया अप्लाई, कैंसल। अभी तक हम लोग एक ही लेयर पे काम कर रहे थे, अभी हमको ज्यादा लेयर की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि हमें लग रहा था कि एक ही लेयर पे काम होने वाला है, तो आगे वाला जितना भी काम है वो भी एक ही लेयर पे होगा, सिर्फ ये जो दूसरा वाला काम होगा वो अलग लेयर पे बनेगा। क्यों अलग लेयर पे बनेगा? क्योंकि उसका आउटर हमें काटना है। तो आउटर काटना है तो पहले उसको ले लेते हैं, फिर अंदर वाले को सिलेक्शन करते हैं। जैसे हम लोग लाइन वर्क करते गए वैसे वैसे हम लोग 3D करते जाएंगे। तो एक नए लेयर ले लेते हैं वो लोग, वापस इसका कंबाइन मोड जो है मर्ज में ले लेते हैं। अच्छा, आपने पूछा नहीं मुझे ये मर्ज मोड क्यों डाल रहा हूं मैं बार बार यहाँ पे आगे, ऐड में क्यों नहीं कर रहा हूँ? अगर मैं इसको ऐड में करूंगा ना, इसको ऐड में करूंगा तो ये भी ऐड में अगर रहेगा तो एक दूसरे के ऊपर जब भी मैं ये डिजाइन बनाऊंगा ना, तो ये हमेशा इसके ऊपर ये होगी। या टू रिलीज में चला गया, मैंने यहाँ पे ले ली, तो यहाँ पे चले गए, तो ये देखिए ये यहाँ पे हमेशा ये ऐड ही रहेगी। फिर इसको मैं अगर इधर कितना भी मर्ज कर लूंगा ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी लेयर ही एक दूसरे के ऊपर है, हमने लेयर को मर्ज किया ही नहीं है। हम यहाँ पे कितना ही कंबाइन मोड को हम लोग एडजस्ट कर लो, अगर लेयर को हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, कंबाइन मोड उसका चेंज नहीं करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हमेशा लेयर यहाँ पे मर्ज हाई में रखना है, और दूसरी वाली लेयर जो रहेगी इसको भी मर्ज हाई में रखना है, ये वाली। तो देखिए इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो अभी इसकी मैं सेटिंग करवा लेता हूँ। तो इसकी सेटिंग करने के लिए वापस हम लोग यहाँ पे आएंगे। अगेन हमारा जो था वही मेथड अपनाना है, 2 बार मैं क्रॉस सेक्शन को ऐड करवा लेता हूँ, 2-3 बार, ठीक है। दूसरा एक सवाल आपके जहन में आया होगा, हमने यहाँ पे 3 क्रॉस सेक्शन ऐड किए, एक ही क्रॉस सेक्शन को 3 बार क्यों ऐड किया हमने? कभी कभार क्या होता है, हमारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, कई जगह पे कर्व होता है, तो उसको मैच करने के लिए ये दोनों पॉइंट अगर सामने लाते हैं हम लोग एक दूसरे के, ये देखो 2 का पॉइंट 2 के अगर सामने हम लोग लाएंगे तो अच्छे से वो डिजाइन पूरे उसकी अच्छे से मूर्ति है, अच्छा सा उसका टर्न बैठता है। अगर हमने सिंगल पे ही करने की कोशिश की तो टर्न बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अभी इसको हमने कर लिया, इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं। इसका देखो ये वेक्टर आया है यहाँ तक, ठीक है, और इसका आउटर का जो वेक्टर है, यहाँ ये सिलेक्ट करता हूँ, ये आउटर का वेक्टर है शॉर्ट, तो इसके वजह से थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। तो ये वेक्टर को मैं यहाँ तक लेके आके इसको मैं यहाँ तक ऐसे करवाऊंगा, ठीक है। अगेन इसको हमें जरूरत पड़ेगी इसकी जेड क्रॉस सेक्शन की, तो जेड क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जेड क्रॉस सेक्शन में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद में यहाँ पे हमारी जो स्केल विथ हाइट है उसको निकाल दूंगा, और इसको करूंगा सेट फाइनल हाइट। हमारी फाइनल हाइट 10 mm पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये 10 mm की हमारी हाइट बन गई। तो यहाँ पे जो हमने जेड क्रॉस सेक्शन अप्लाई किया था उसको अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज करते तो अपने को पता चलेगा वो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ परफेक्टली हमारी दिशा में, तो उसको देखना बहुत जरूरी है। आप अगर ऐसे ऊपर से देख रहे हैं तो पता नहीं लगेगा, आप इसको बंद भी कर लो ऊपर से, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ से मैच हुआ है। आप अगर यहाँ से कम करके अगर साइड में देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे परफेक्टली मैच हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने मैच कर दिया, तो यहाँ पे मैंने इतना ले लिया, ओके कर दिया, और ओके करने के बाद इसको अप्लाई कर दिया, कैंसिल। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि ये जब भी बाहर का पूरा हो जाएगा तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए ये जो क्रॉस सेक्शन था, ये सॉरी ये जो आउटर वेक्टर थे ऑलरेडी हमने बनाए थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस लाइन में जाएंगे। लाइन यहाँ से सिलेक्ट करके ऐसे रैंडमली कोई भी लाइन ले लूंगा मैं यहाँ तक, क्योंकि मुझे उसको सिर्फ क्लोज करना है। और किसी भी ग्लिप के अंदर का ऑब्जेक्ट अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए क्लोज वेक्टर चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता। सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, ये दोनों ज्वाइन हो गए। ज्वाइन करने के बाद में एन बटन दबाया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ओके,
इसको मैंने क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है जीरो इनसाइड वेक्टर। जीरो इनसाइड वेक्टर क्या होता है, जो आपने वेक्टर सिलेक्ट किया है उसके अंदर से एरिया हम डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा उसके बाजू में होता है जीरो आउटसाइड वेक्टर, मतलब जो आपने वेक्टर सिलेक्ट किया उसके बाहर का एरिया डिलीट करते हैं। आर्टकैम 8, 9 में या 11 में जीरो रेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, मतलब रेस्ट का हो गया डिलीट का हो गया सेम हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जीरो इनसाइड वेक्टर, वेक्टर के अंदर का एरिया मुझे डिलीट करना है, तो सिलेक्ट किया तो वेक्टर के अंदर का एरिया मेरा डिलीट हो गया। देखिए इस तरह से वेक्टर के अंदर का एरिया मेरा डिलीट हो गया, दिख रहा है आपको इस तरह से। ठीक है, अभी इतना बन गया। हम लोग सीधे करते हैं, इसको करते हैं कंट्रोल एस, कंट्रोल एस कर लिया, सेव, अरे सॉरी मैंने कंट्रोल जेड किया शायद। ओके, हाँ डिलीट हो गया, कर लिया कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया। कंट्रोल एस करने के बाद में हम लोग इसको मैं बाजू में करवा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, बाजू में करवा लेता हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट को फिनिश करवा लेता हूँ। दो ऑब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए हम पहले वाले लेयर पे वापस आ जाते हैं। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, टू रील स्विफ्ट में चले गए, अगेन टू रील स्विफ्ट, इसको हमने ऐड किया। अब जो डायरेक्शन में हो गया, तो इसका मिरर हमने किया था उसको हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमारा जो हाइट चल रहा था वो 10 mm का हाइट चल रहा था, 10 mm का हाइट, और यहाँ पे मैंने मर्ज हाइट कर लिया। अभी मर्ज हाइट करने के बाद में देखिए ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इसका लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे इसका लेवल पे आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे इसके लेवल पे नहीं है, ये इसके नीचे जा रहा है। तो नीचे जाने के लिए अगेन हमें जरूरत पड़ेगी जेड क्रॉस सेक्शन की। तो जेड क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, ऐड किया जेड क्रॉस सेक्शन। देखिए अभी ये दिख रहा है कि ये इसके नीचे चला गया, अगर आपको सही से दिखता होगा, देखो ये यहाँ पे चला गया। तो लेकिन ये क्या हो गया ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आते 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 बहुत नीचे चला गया। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इतना नीचे ना हो, क्योंकि यहाँ तक देखिए 5 mm की थिकनेस हो गई, 6 mm की हो गई, यहाँ पे 10 mm है, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे आते आते 3 बन गई। तो हम नहीं चाहते थे इतना नीचे तक आए। हम क्या करेंगे, ये जो जेड क्रॉस सेक्शन है इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। इसको बी बटन दबाएंगे, इसको ब्रीच करवा लेंगे इस तरह से, और इसको ऐसा करवाएंगे, थोड़ा सा इसका शेप चेंज करवाएंगे। तो इतना ही पार्ट को जो यहाँ से दिख रहा है ना माउस की की से, इतना ही पार्ट को हमने नीचे करवा दिया, सारे वाला पार्ट को नहीं कर रहे। यहाँ से अगर हम मापते हैं तो 8 mm आ गया, ठीक है भाई, यहाँ कितना है 10 mm, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 10 mm, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखती रहती है। ठीक है, अगर आपको लाइव इंफॉर्मेशन देखना है तो उसका भी मैंने शॉर्ट बनाया था कि आप प्रेजर की इंफॉर्मेशन आप कैसे सेट कर सकते हो, कैसे दे सकते हो। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब अप्लाई कर दिया, ये मेरा सेट हो गया। और दूसरे वाले को मैंने सेट करवा लेता हूँ। अगेन ये वाला वेक्टर सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने इसको सिलेक्ट करके जेड को इस तरह से कर लिया, और यहाँ पे मैच करके इन दोनों को यहाँ पे मैं लेके आया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लोज करवा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोज करवा दिया क्योंकि वो उसके नीचे चला गया। ठीक है, फिर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद में जो हमारी मेन रिलीफ थी उसको मैं ऑन करता हूँ कि भाई मेरे रिलीफ के हिसाब से परफेक्ट बना कि नहीं बना, लाइन वर्क के हिसाब से मेरा बना के नहीं बना, वो मुझे बहुत देखना जरूरी है। देखो लाइन वर्क के हिसाब से परफेक्टली मेरा वैसा का वैसा बना है, किधर भी बाहर नहीं गया, किधर भी अंदर नहीं आया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पे एक डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वी विथ टाइप में ग्रो दिख रहा है, इसको हम लोग ग्रो को दे देंगे उसको, और हल्का सा स्मूथ करवा देंगे। यहाँ पे चले गए हम, यहाँ पे शेप एडिटर में चले गए, हमने इसको शेप दे दिया। यहाँ पे स्केल हाइट विथ रिलीफ, इसको सब्ट्रैक्ट करके अंदर की तरफ चाहिए हमें, तो अंदर की तरफ चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूंगा 5 mm, तो 5 mm का अंदर की तरफ डेप्थ बन गया इस तरह का। इस तरह का डेप्थ बनने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया, कैंसिल किया। उसके बाद में इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करके दोनों को मर्ज इनटू द सिंगल लेयर, दोनों को एक बना लिए। दोनों को एक बनाने के बाद में दोनों के जो लाइट थे उनको ऑफ कर लिए। अभी ये एक ही लेयर पे बन गया सारा डिजाइन। तो चाहूँ तो मैं इसको वन टाइम में स्मूथ कर सकता हूँ,
इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। 75% का स्मूथ हो गया। स्मूथनेस के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये देखो 75% का ये स्मूथ हो गया इस तरह से। तो आप चाहे तो 100% का भी स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा सिस्टम ना स्मूथ करने के लिए। और बाद में इसको अप्लाई करके मैं कैंसिल करवा दूंगा, तो वो मेरी 100% स्मूथ हो जाएगी। एक मिनट, इसको कैंसिल करवाता हूँ। ये देखो ये हो गई। अभी मैंने इसको स्मूथ किया, तो इसको अगर मैं बंद करता हूं तो ये स्प्लिट नहीं हुआ है। रेजुलेशन हाई होने की वजह से डिजाइन स्प्लिट नहीं हुआ है, हल्का सा स्प्लिट हुआ है लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर रेजुलेशन कम होता तो डिजाइन स्प्लिट होता। तो फिर बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे कोना ऊपर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इसको मैं स्मूथ करवा दूंगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ओके ओके, इसको भी मैं हल्का सा स्मूथ कर दूंगा, लास्ट फाइनल टच। ओके, यहाँ से स्मूथ कर लिया। ठीक है, ये भी हमारा स्मूथ हो गया। तो देखिए ये जो डिजाइन था हमारा, ये हमारा पिक्चर्स के हिसाब से जो लाइन वर्क था उसके हिसाब से हमने उसको बनाने की कोशिश की है। कितना बनाया हमने? आधा ही बनाया, उसको पूरा नहीं बनाया। अगर पूरा बनाते तो थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता। अगर हम बनाते तो एक 10-20 मिनट का काम है, हमारे लिए ज्यादा काम नहीं है, लेकिन आपको बताना था इसलिए हमने इतना टाइम लगा के उसको बताया उसको। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं अभी कि सर हमको समझ ये नहीं। बीच वाला गोला कैसे बना है सर? सीताराम जी आप थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हुए ना। खाली बीच का गोला, ये कैसे बनता है? ये वाला ना, ये आपने हाँ। लेट से ज्वाइन किया, इससे आपको नहीं, समझ नहीं आया। हाँ, अरे मेरा हाँ, नेटवर्क थोड़ा स्लो था। हाँ जी ठीक जी, है। 5 मिनट पहले ज्वाइन किया इसका, आपने। हाँ, इसका जो वीडियो मैं डाल देता हूँ आपको, डोंट वरी। ये जो पूरा ठीक वीडियो है है। ना प्रोसेस का, मैं डाल और दूंगा। मेरे को एक आर्ट कैम के अंदर वो फेस और मूर्ति बनाते हैं ना, वो वाला सीखना है, तो आप कोर्स में सिखा दोगे आप? नहीं भाई वो इसमें कैसे? फेस मॉडलिंग और रोटरी इंक्लूडिंग नहीं है। कोर्स के अंदर? जी, फेस मॉडलिंग और रोटरी, बाकी सब आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, बाकी तो ये मैं आपके इस चैनल से सीख गया। देखो, मैं आपको अभी क्या बताता हूँ, एक फाइनल बात बताता हूँ मैं। कोर्स अगर जिसको भी करना है उसमें जल्दबाजी मत करो, ठीक है। अच्छा। हम क्या बोल रहे हैं, पहले हमारे चैनल पे जाओ, वीडियो देखो, आर्ट कैम्प का जो स्ट्रक्चर है तो पहले सीख लो क्या है, आर्ट कैम्प कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है, वो सारी अगर चीजें आप समझ गए उसके बाद में आप कोर्स ज्वाइनिंग करवाओ। क्योंकि क्या है पता है, आप जितना हमसे सीख पाएंगे उतना आपका फायदा है। अगर कोई नया बंदा है, अगर वो सीखना चाहता है, एबीसीडी से स्टार्ट करना चाहता है, उसको अगर हम पहले से सिखाएंगे तो उसका बहुत टाइम चला जाएगा। ऐसे भी अपने 45 क्लासेस है। 45 क्लासेस देखो, हमने हर क्लास का 1 घंटे के लिए बोला है, लेकिन 1 घंटा नहीं होगा, 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास किधर जाएगी पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप अगर बोलेंगे हमको जीरो से सीखना है तो सीखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा। इसलिए हम कोई भी अगर नया बंदा हमारे क्लासेस लेना चाहता है तो उनको हम यही बोलेंगे कि भाई महीना भर थोड़ा सा हमारी वीडियो देखो, आपका जो आउटकम का बेसिक है वो क्लियर करवाओ, बाद में आप क्लास लो, आपको फायदेमंद होगा। ये हमारा प्लान है। आपको क्या लगता है? सही है सर, सही है। तो सही कि नहीं देवी? अगर वैसा करेंगे तो फायदेमंद रहेगा ना देवी। हाँ मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा तो समझने में आसानी होगी। जी जी, मैं तो यही बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज इट्स फ्री। जितना बांटे, मतलब जितना बांटते रहेंगे उतना आपको लेने का उतना लो। हमारे पास बहुत नॉलेज है, जितना चाहे आप ग्राफ्सिंग करना चाहते हो उतना करो। लेकिन बेसिक से अगर आप बोलेंगे तो फिर आपके लिए टाइम बहुत चला जाए। बेसिक से हम सिखाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम बताएंगे कि इसको लाइन कहते हैं, इसको आर्च कहते हैं, इसको ये करते हैं, तो टाइम बहुत चला जाएगा इसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ जिसको भी अगर हमारा कोर्स करना है तो पहले थोड़ी सी वीडियो देख लो, एबीसीडी रेडी हो जाएगा आठ के, फिर आप एडवांस में आओ, फिर मजा आएगा काम करने के लिए। और किसी को कुछ सवाल है तो पूछो, अब है थोड़ा सा है, अभी एक 10 मिनट है तो बताएंगे। हाँ मिंटू भाई बोलिए। हाँ बोलिए। मिंटू भाई राइज हैंड किया था उन्होंने, तो चलो उन्होंने लगता है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मीटिंग को क्लोज करवा सर, दो। वो जैसे वी बिट होता है ना, तो वी बिट कैसे चूज करते हैं कि वेक्टर के अंदर कौन सा वी बिट लगता है, उसमें कैसे पता करते हैं?
वो सब सारी चीजें हम लोग कोर्स में आपको बताने वाले हैं। देखो वी बीट का फंडा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वी बीट कैसे काम करता है, जैसे हम लोग टू रील स्विच काम करता है वैसा ही वी बीट काम करता है। जितना दोनों लाइन के बीच में ज्यादा गैप रहेगा उतना डेप्थ जाएगा, तो उसकी उस हिसाब से टूल सिलेक्शन होता है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, देखो एक फाइनली बताता हूँ मैं आपको। एक 38 डायमीटर का टूल है समझ लो, ठीक है। हाँ, मैं अटके में बताता हूँ आपको ना, ओके। बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, समझ लो इसको इतना हमने क्रिएट कर लिया। अभी इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है, इसकी मैं विड्थ देता हूँ 25 mm, सॉरी 25 mm विड्थ दी हमने। हाइट से कोई मतलब नहीं है कितनी हाइट है, ठीक है। दोनों लाइन के बीच में क्या हो गया, दोनों लाइन के बीच में 25 mm का हमारा गैप है, ठीक है। तो अभी 25 mm का गैप है, अगर हम लोग 45 डिग्री वाला टूल अगर इस्तेमाल करते हैं, पी बिट, ठीक है, 25 बाय 25 क्रिएट यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा याद रखना है डायामीटर का, जो डायामीटर जो होती है लेंथ उसकी आधी ही आती है वी बिट की, ठीक है, लेकिन वो डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 12.5 पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 12.5 आ गया। ये हो गया आपका 45 डिग्री का वी बीट। तो इसका डाया है 25 mm और इसका जो हाइट है ये बना है 12.5 mm, ठीक है। ये वेक्टर है 25 में अभी ये क्या होगा, ये परफेक्टली चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 25 डाया है और 25 वीर थे। अगर 25 से इसको कम भी होगा, 25 से समझ लो ये थोड़ा कम भी हो जाएगा, तो ये टूल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वन टाइम में चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपका वीर अगर बढ़ गया, यहाँ पे अगर वीर समझ लो इतना हो गया आपका, तो ये टूल इसके अंदर नहीं चल पाएगा। टूल इसलिए नहीं चल पाएगा, अभी इसकी 25 mm की वीर, 25 mm की वीर कितनी बनी है, आपकी हाइट कितनी बनी, 12.5 mm। आपका मटेरियल समझ लो 15 mm है, तो 15 mm तो आप सही लोगे, बराबर है। आप अगर ये अगर 50 mm का अगर गैप रखा है आपने, तो उसकी तो डेप्थ बन गई भाई 25 mm। तो 25 mm डेप्थ बन गई तो अपना तो मटेरियल 15 mm का है, मशीन तो काट देगा उसको, तो वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम जो वेक्टर बनाएंगे, जितना हमारे पास टूल अवेलेबल है उतना ही साइज का वेक्टर अगर हमारे पास बनता है तो वो वी बीट कार्बेट बनता है। अभी बहुत लोगों में एक कंफ्यूजन है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा था, इसको वी बीट बोलते हैं। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, ये इनसाइड राउंड वाला जो टूल आता है इसको वी बीट बोलते हैं, ओल्ड टूल को, ठीक है। तो ये टूल अलग है और ये टूल अलग है, ये कंफ्यूजन कर लेना थोड़ा। ये वी वाला नहीं है, ये दोनों साइड से राउंड करने वाला है। आप अभी मुझे बताइए, आप इसके बारे में पूछ रहे थे दिया कि इसके बारे में पूछ रहे थे? मैं पहले वाले के बारे में। आप पहले वाले के बारे में पूछ रहे थे ना। हाँ, तो पहला वाला जो है वो अपने पास कितना एमएम का टूल है उसके हिसाब से लाइन वर्क बनाना है। अगर लाइन वर्क आपका अगर थोड़ा बड़ा है तो उसके हिसाब से टूल अरेंज करना है। देखो टूल 2 बार 3 बार में काम कर सकता है, टूल को 2 बार 3 बार में काम करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वी बीट का ये नीचे का जो पॉइंट होता है ये बहुत शार्प होता है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए बंद करवा देता हूँ थोड़ा। अभी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका ना, यहाँ पे चले गए टूल पाथ में, यहाँ पे चले गए वी बीट टूल पाथ। तो इसको हमने सिलेक्ट किया, ये वेक्टर को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड वेक्टर पे हम लोग काम करेंगे। सिलेक्टेड वेक्टर पे काम करने के पहले ये पूछेगा कि आप टूल सिलेक्ट करो, बराबर है। टूल सिलेक्ट करने के लिए बोले, क्यों? टूल के हिसाब से ये डिसाइड करेगा सारी चीजें नीचे वाला, तो पहले हम लोग टूल सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तो 25 mm का कोई टूल ऐड नहीं है, हम लोग 32 mm का 90 डिग्री का टूल लेते हैं, ठीक है।
तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसको हमने सिलेक्ट करने के बाद में, टूल को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि देखो आपकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 25 mm है और हमारा टूल जाने वाला है 12.5 mm। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अगर आपका बड़ा वाला टूल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा वाला टूल है तो उसको भी यही कैलकुलेशन दिखाएगा, क्योंकि वी विड्थ आपका दोनों लाइन के हिसाब से काम करता है कि विड्थ कितना जाएगा नीचे। उसका आधा विड्थ हमेशा जाएगा। 50 mm है तो 25 mm जाएगा, 100 mm है तो 50 जाएगा। ये बात आप समझ लेना। तो इसको हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो इसको जब भी हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये मटेरियल पूछेगा, मटेरियल ले लो। अभी 15 mm का हमने मटेरियल ले लिया और इसको हमने कर दिया कैलकुलेट। कैलकुलेट नाउ, ये देखिए वन टाइम में कैलकुलेट हो गया। इसको सिमुलेशन में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए टूल हमारा काम कर गया। ठीक है, इसको अभी हमने टूल की सेटिंग कुछ भी नहीं की थी, जो नॉर्मल है वैसी ही टूल की सेटिंग रखी थी। अगर आपकी टूल की कैपेसिटी वन टाइम में 25 mm जाने का है तो आप वन टाइम में 12-13 mm दे सकते हैं। मैक्सिमम जाने वाला है 12, आप 13 mm दे सकते हैं। आप जैसे कैलकुलेट करेंगे वन टाइम में काट देगा। यहाँ पे देखिए रेड लाइन अगर आपको दिखती तो वन टाइम में काट देगा वो। लेकिन दूसरा अगर बात आ गई, यहाँ आपका ये विड्थ बढ़ा और देन आपने अगर इसको सिलेक्शन किया कि भाई ये 19 mm जा रहा है, आपका मटेरियल है 15 mm, तो 19 mm तो काम नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे आना पड़ेगा आपको लिमिटेड हाइट पे। तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा लिमिटेड डेप्थ। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो कि भाई हमारा डेप्थ सिर्फ 12-12.5 mm ही जाना है, क्योंकि हमारा मटेरियल 15 mm का, हम ज्यादा काट नहीं सकते। तो इसको जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो 2 स्टेप में काटेगा। तो 2 स्टेप में काटेगा। 2 स्टेप में काटने के टाइम में ये करेगा, यहाँ पे सिमुलेशन टैग के इसको ये कर देगा इस तरह की लाइन क्रिएट। तो ये क्या बोल रहा है कि ये देखो यहाँ पे हम नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि आपने हमें 12.5 mm की हाइट दी है, आपका मटेरियल 15 mm का, हम इसके नीचे नहीं जा सकते। तो इसके नीचे नहीं जा सकते तो ऐसा स्टेप और क्रिएट होता है वी बिट में। तो ऐसा स्टेप और क्यों क्रिएट हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग एडिट करते हैं तो यहाँ पे स्टेप और हमने दिया था 8 mm का स्टेप और है। अगर स्टेप और हम कितना भी कम कर लेना, थोड़ा सा लाइनिंग तो आएगा, क्योंकि मैं आपको बोला था वी बिट का जो ये नीचे का पॉइंट है ये बड़ा शार्प होता है। 1 mm 0.0 से स्टार्ट होता है यार वो। तो हम जितना भी स्टेप और कम कर ले उतना ही वो लाइन दिखेगा। तो ऐसा केसेस में अगर करना है तो वी बिट करवाने के बाद में वी बिट टूल पाथ में हमें रफिंग टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे रफिंग टूल है, तो ये जो रफिंग टूल क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा मेटल बचा होता है उसको फ्लैट करवा देता है। तो वी बिट का फंडा ये होता है। तो वी बिट टूल पाथ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वेक्टर के हिसाब से उसके ऊपर काम करना पड़ता है, तभी वी बिट के बारे में आपको समझ में आएगा। ओके क्लियर। ओके, अभी हेलो नहीं बोला। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बैटरी बोलिए। सर। हाँ सर 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 मेरे को तो रेजुलेशन का सर प्रॉब्लम रेजुलेशन रेजुलेशन का हमको रेजुलेशन पहले ही का बता दे रिलेशन के हाँ बारे में। हाँ हाँ स्टार्टिंग में बट नहीं मैं पता है, वीडियो में सर यूट्यूब मैं पे देखा हूँ हाँ मैं हाँ देखा हूँ स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ सर, बट उसमें तो मेरे को थोड़ा इशू दिख रहा है। मेरा आर्च का साइज है विथ में ना 5 फीट है सर, हाइट में 3 फीट है। बट ओके। मेरा लीफ का एक पत्ता का साइज है, हाइट में 1.5 इंच है, विथ में समथिंग लगभग 18-20 mm का आ रहा है। उतना छोटा बनने टाइम तो रेजुलेशन का इश्यू आ रहा है, बट मैं अलग से करने टाइम तो प्रॉपर आ रहा है। छोटा बड़ा का बॉक्स के अंदर करने टाइम प्रॉपर आ रहा है सर। नहीं तो आप इस वो इशू होगा ही, क्योंकि आर्च हाँ बहुत आपका बड़ा है और पत्ता बहुत हाँ छोटा हाँ है। ठीक है, बराबर है। तो ये हाँ नॉर्मल रेजुलेशन उसका डाउन ही होगा, हायर क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको। सर इसकी वजह से तो फिनिशिंग भी मशीन में भी थोड़ा फिनिशिंग खराब आ रहा है, वो उसका सोल्यूशन। देखो उसका सॉल्यूशन क्या है पता है आपको, बारीक वाला टूल से फिनिशिंग करना पड़ेगा, कोनिकल टूल से। अच्छा आप एक ओके काम करना, आपकी फाइल है ना, मुझे व्हाट्सएप करवा देना बैटरी। ठीक ठीक है है, सर, चलेगा सर चलेगा सर मैं चलेगा। उसको देख ओके लूंगा। सर, ठीक है ना। थैंक यू। व्हाट्सएप हाँ नंबर। सर। हाँ जी बोलिए। व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर अभी मिल जाएगा।
मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में डाल देंगे। नहीं तो सचिन जी उनको मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर किसी को चाहिए तो लिख लो 9172942608। सचिन जी ने कमेंट्स में डाल दिया है, वह यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम अगर बिजी है तो सचिन जी को मैसेज करवा दीजिए, सचिन जी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। आज का जो ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ, आप लोग सब ज्वाइन हुए, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा मुझे 3D में रफिंग और 3D का दोनों टूल बात क्रिएट करना थोड़ा समझा दीजिए। जरूर 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 बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ऐसा वाला सीजन लेंगे उसमें बताएंगे। आपने वो जो वैकेंसी इसमें सर कमेंट बॉक्स कहाँ लिखा है? सॉरी, सऊदी अरब में, कमेंट बॉक्स में सऊदी दिखा अरब रहा में है। चैट में देखिए आप। चैट कहाँ है? टोटल में। हाँ मिल गया सर। ओके, मिल गया ना, वहां पे देख लो। हाँ ठीक है भैया, सऊदी अरब में आपने जो कमेंट में वो ग्रुप में डाला था जो वैकेंसी थी, जी वो अप्लाई किया था मैंने और मेरा हो गया, मैं यही पे हूँ, आ गया हूँ। कहाँ पे हो अभी? सऊदी अरब में हूँ। सऊदी अरब में हो आप, तो वैकेंसी काम में आई? जी सर, एकदम आई, आ गया। अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा फैसिलिटी है। चलो नहीं बढ़िया। हमारा भी हो तो जुगाड़ बिठा दो सर। सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह हो तो। बैठ जाएंगे। क्या होता है ना, देखो एक मेरा, बार मुझे देखो क्या वो है ना, बता देना आप। जी जरूर बताऊंगा। क्या है ना, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल में दुबई में रहा हूँ। ठीक है, मेरा अच्छा अच्छा खासा एक्सपीरियंस वहाँ का। तो मैं क्या चाहता हूँ, आदमी को एक अच्छी सैलरी मिलेगी तो फिर फायदा है, अगर अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अभी अभी सर हमको रख लो, दुबई में रह के हमको आया रख लो, लेकिन अब अभी आप वापस जाना है। सॉरी, बोल रहा हूँ मैं दुबई जाके रह के आया लेकिन अभी मेरे को वापस जाना है, तो लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए ना वहाँ पे। जी कंपनी अच्छी मिलनी चाहिए। कंपनी हमको क्या क्या दे रही है, मेडिकल करवा रही है, हाँ क्या है, वीसा का पैसा काट रही है क्या, उसके बाद में फूड सेफ्टी क्या है क्या नहीं दे रही है, आने जाने का टिकट, वो सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। हाँ सर, अगर दुबई का हो तो बता देना सर। उधर का क्या रह के आया हूँ मैं पहले, तो वहाँ का क्लाइमेट वगैरह सही है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। दुबई में कहा थे भैया? हाँ सर, मैं रह के आया था ना, लगभग 7-8 महीने रह के आया वहाँ पे। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। सर जी चलो आपके अगर, पास तो वैकेंसी है क्या? हमें मिल जाए तो सही रहता। अरे भाई आप ही हम लोग को काम देने वाले आदमी हैं। नहीं सर, नहीं सर। चलो आप, मैं ना ये जो वीडियो आज का बनाया वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, अगर किसी का मिस हो गया, देखना कुछ हो गया तो आप देख लेना। और अभी 1-2 दिन में हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे, अगर किसी को क्लासेस करने हैं तो सचिन जी से कांटेक्ट करके सर वो सारा क्लासेस का वीडियो कहाँ पे मिलेगा हमें? हमें क्लासेस की वीडियो हम प्राइवेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जी प्राइवेटली आपको सब सारी वीडियो हम लोग क्लासेस की और प्रोवाइड उसकी करेंगे। फीस वगैरह कितनी है सर? कैसे बताओ जिसका वो 3D और रफिंग वाला। 3D और रफिंग वाला है ना, आप एक काम करना, मुझे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो डाल देना, मैं एक काम करूंगा ऊपर एक वीडियो बना दूंगा डायरेक्टली यूट्यूब पे ना, वो सही ठीक रहेगा। है सर, ओके। ओके, आप लोग सब लोग ज्वाइन हो गए, उसके लिए सर फीस कितनी रहेगी इसकी कोर्स की अपने? मेरे भाई हमारा असिस्टेंट आपको सब बता देगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है अच्छा, कौन सचिन भाई? सचिन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।